हाय फ्रेंड्स, मैं सत्या और आज आपके लिए मैं केस लेकर आई हूँ एलएलबी थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का लीडिंग केस, जिसका केस का नाम है केदारनाथ लाल एवं अदर्स एप्लिएंट वर्सेस शिव नारायण राम एवं अदर्स रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस था 1957 PAT 408 और इसका सब्जेक्ट इस केस में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 और 107 पर यह केस आधारित है। और इस केस का फैक्ट है, चलिए जानते हैं। इस केस की संपत्ति प्लॉट नंबर 3384 3384 एंड प्लॉट नंबर 3385 का पूर्व स्वामी यानी कि मालिक लक्ष्मी नारायण था, जिसका कोई वारिस नहीं था। लक्ष्मी नारायण की मृत्यु होने के पश्चात यह संपत्ति उसकी बहन के 3 बेटों को मिला, जिनके नाम राम नारायण, शिव नारायण एवं गोपाल था। 1930 में राम नारायण और शिव नारायण ने बंटवारे के लिए एक आवेदन दिया, जिसके लिए 1932 में डिक्री पारित की गई, जिसके अनुसार इस संपत्ति में 1/3 हिस्सा गोपाल को प्रदान किया गया और बाकी बचा हुआ हिस्सा यानी कि 2/3 हिस्सा के संयुक्त मालिक राम नारायण एवं शिव नारायण बने। परंतु यह डिक्री पारित होने के पूर्व 1931 में राम नारायण ने इस संपत्ति के साथ साथ अन्य कुल 27 प्लॉट को सहकारी समिति के पास बंधक रख दिया। 1932 में राम नारायण और शिव नारायण ने शेष संपत्ति के बंटवारे के लिए आवेदन किया और डिक्री द्वारा संपत्ति का विभाजन 1/2 के रूप में कर दिया गया। 1933 में सहकारी सोसाइटी ने विवादित संपत्ति का मुक्ति विलेख पारित किया। मुक्ति विलेख का मतलब है रिलीज डीड पारित किया और मौखिक रूप से यानी कि मुंह से बोला हुआ कि 500 रुपये के भुगतान करने पर संपत्ति मुक्त हो जाएगी। परंतु यह 500 रुपया राम नारायण द्वारा नहीं चुकाए जाने के कारण सोसाइटी ने रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया। रजिस्ट्रार द्वारा अधिकरण मीन्स ट्रिब्यूनल में आवेदन किया गया और अधिकरण के ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्णय पारित किया गया कि उन 27 प्लॉटों की नीलामी कराई जाए एवं सहकारी सोसाइटी ने उन प्लॉटों को क्रय कर लिया मतलब परचेज कर लिया। इसी दौरान सहकारी सोसाइटी ने द्वारिका नामक व्यक्ति से ऋण यानी कि कर्ज लिया और सोसाइटी द्वारा कर्ज न चुका पाने के कारण वह संपत्ति कोर्ट द्वारा द्वारिका नामक आदमी को प्रदान कर दिया गया एवं बक्सर सेंट्रल बैंक द्वारा परचेज कर लिया जाता है। बक्सर सेंट्रल बैंक और सहकारी सोसाइटी दोनों समापन की स्थिति मतलब पोजीशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण 1941 में इस संपत्ति का क्रय मीन्स परचेजिंग केदारनाथ कर लेता है। राम नारायण और शिव नारायण इस मामले से अनभिज्ञ थे, उनको जानकारी नहीं थी और अपनी संपत्ति को देवेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को पट्टे यानी कि लीज पर दे देते हैं एवं देवेंद्र संपत्ति का करवा लेता है। इस मामले में विवाद तब उत्पन्न होता है जब केदारनाथ उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने जाता है। यह केस ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है। विचारण न्यायालय ने फैसला दिया कि सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी विक्रय विलेख, सहकारी सोसाइटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, विक्रय विलेख वैध नहीं है, यानी कि सेल डीड जो है वो वैध नहीं है, रियल नहीं है एवं शिव नारायण अपनी संपत्ति का विक्रय करने का अधिकारी है। इसके बाद यह केस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट यह रिजल्ट देता है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की निर्णय को सही ठहराते हुए उसी के पक्ष में निर्णय देता है।
उसके बाद यह केस उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है और विचारण न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते अपील को अस्वीकार कर दिया जाता है और अपील खारिज कर दी जाती है। इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत कार है। आज लंबित रहने के दौरान अंतरित की गई अंचल संपत्ति के अंतरण का परिणाम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। और सेकंड है मासिक पट्टा यानी कि मंथली लीज, मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, परंतु ईयरली या 1 वर्ष या उसके अधिक समय का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही संभव है। मतलब यह लिखे बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों इस तरह यह केस समाप्त होता है। और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए बाय बाय।